नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुशागर जैन और आज की श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं आपके भूगोल की पाठ्य पुस्तक जिसमें अध्याय है मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेषित। कक्षा 12 की पुस्तक में यह अध्याय दिया हुआ है और ऐसे में यदि हम देखते हैं कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र और प्रकृति क्या है, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भूगोल क्या है। तो भूगोल अर्थात कि ज्योग्राफी पृथ्वी का वर्णन करना या उसके बदलते रूप का वर्णन करना ज्योग्राफी कहलाता है। और जब ज्योग्राफी की बात करते हैं तो उसकी दो शाखाएं आती है सामने। एक है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। यदि हम इन्हें देखते हैं तो ऐसे में भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के रूप में दो घटक हमारे सामने आते हैं। एक तो है प्रकृति और दूसरा है मानव। यदि हम भौतिक भूगोल की बात करते हैं तो पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाना ही भौतिक भूगोल कहलाता है। तो वहीं यदि हम मनुष्य और उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का ज्ञान करते हैं, बोध करते हैं, तो ऐसे में इसे मानव भूगोल के नाम से जानते हैं। यदि हम मानव भूगोल को परिभाषित करने का प्रयास करें तो ऐसे में देखेंगे कुछ विद्वानों ने इसके संदर्भ में कुछ परिभाषाएं दी है। जैसे यहाँ पर एक परिभाषा दी है रेडजेल के अनुसार जो भूगोल है, मतलब कि मानव भूगोल है, वह मानव समाजों एवं धरातल के संश्लेषित अध्ययन को कहते हैं। मानव भूगोल मानव समाजों व धरातल के संश्लेषित अध्ययन को कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको और विस्तृत करेंगे तो आपको जो सही परिभाषा लिखनी है वो है मानव भूगोल मानव समाजों एवं धरातल के संबंधों के संश्लेषित अध्ययन को कहते हैं। संबंध मानव समाजों और धरातल के संश्लेषित अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं रेडजेल के अनुसार। लेकिन इनकी एक शिष्या हुई है जिसका नाम है एलन सी सैंपल। उसके अनुसार यदि हम देखने का प्रयास करते हैं तो मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ध्यान से दीजिएगा, पहले भी हमने कहा था कि मानव समाजों एवं धरातल। तो धरातल का अर्थ हो गया अस्थिर पृथ्वी। तो जो सैंपल है उन्होंने कहा है कि अस्थिर पृथ्वी एवं क्रियाशील मानव के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। एक और परिभाषा पॉल विडाल डी लाब्लाश ने दी है, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों। मतलब कि हमारी पृथ्वी जो है उसको भौगोलिक रूप से जो नियम प्रभावित करते, जैसे जलवायु है या उच्चावच है, तो हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों एवं इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक विश्लेषण से उत्पन्न संकल्पना। अर्थात कि यदि पॉल विडाल ब्लॉश के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए, प्रश्न आ जाता तो आपको लिखना है कि ब्लाश के अनुसार मानव भूगोल हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। ये तो रही कुछ परिभाषाओं की बात। लेकिन यदि हम मानव भूगोल की प्रकृति की ओर जाएं तो मानव भूगोल की प्रकृति क्या है? मानव भूगोल मानव केंद्रित विज्ञान है। मतलब कि भूगोल के केंद्र में यदि पृथ्वी है तो मानव भूगोल के केंद्र में मानव है और मानव का पृथ्वी से जो संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। इसीलिए लिखना है कि मानव भूगोल मानव केंद्रित विज्ञान है। मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है। मतलब कि मानव के चारों ओर की परिस्थितिकी तंत्र, मानव की परिस्थितिकी तंत्र। मानव भूगोल के तत्व पार्थिव एकता से संबंधित हैं। मानव भूगोल के तत्व पार्थिव एकता से संबंधित, मतलब पृथ्वी की एकता से संबंधित है। मानव भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर आधारित है। तो यहाँ पर
क्षेत्रीय विभिन्नताओं में जो विभिन्न क्षेत्र है, वहां पर मनुष्य के सामने जो विभिन्नताएं आती हैं, उनकी भी बात करते हैं। कहीं पर जनसंख्या अधिक है, तो कहीं पर पर्वत है, पठार है, मैदान है, तो इस तरीके की जो चीजें हैं उसका ध्यान दिया जाता है। अब है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। हम मानव भूगोल के अंतर्गत क्या क्या अध्ययन करेंगे, तो पहले ही कह चुके हैं कि मानव का पृथ्वी से जो संबंध है वो किस तरीके से होता है। पहला तो जनसंख्या एवं क्षमता का अध्ययन। तो जनसंख्या कितनी है, क्षमता कितनी है, संसाधनों की क्षमता कितनी है, ये अध्ययन हो जाएगा। भौगोलिक संसाधनों की क्षमता कितनी है, इसका अध्ययन हो जाएगा। प्रदेश संसाधनों के उपयोग एवं नियोजन का उद्देश्य। प्रदेश संसाधनों के उपयोग व नियोजन का उद्देश्य। जो संसाधन प्राप्त हो रहे हैं उनका उपयोग कैसे हो रहा है, या उनकी संरक्षण, नियोजन जैसी जो जरूरी बातें हैं उसका कैसे ध्यान रखा जा रहा है, ये भी अध्ययन किया जाता है। सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन। सांस्कृतिक वातावरण कैसा है, इसका अध्ययन भी यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। वातावरण समायोजना का अध्ययन। वातावरण समायोजना का कालिक अनुक्रम। अब काल के अनुसार वातावरण कैसे बदलता है ये भी हो रहा है, और वातावरण का समायोजन, मानव कैसे समायोजन करता है वातावरण के साथ, इसका भी अध्ययन हम यहाँ पर करते हैं। पारिस्थितिकी उपागम। यहाँ हम इसका अध्ययन करने के लिए कौन कौन से उपागम काम में लेते हैं, तकनीक काम में लेते हैं। तो पारिस्थितिकी उपागम है, उपागम मतलब माध्यम, परिस्थिति की एक माध्यम है जिससे हम मानव भूगोल को पढ़ते हैं। क्षेत्रीय उपागम, विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं मानव भूगोल में। व्यवहार परक उपागम, व्यवहार, मानव का व्यवहार किस प्रकार का होगा इस पर भी बात होती है। कल्याण परक उपागम और तंत्र उपागम, ये कुछ उपागम है। वो तंत्र के अंतर्गत संचार तंत्र आ गया, यातायात का तंत्र आ गया, तो ये सारे तंत्र है वह प्रभावित करते हैं। तो ये उपागम यहाँ पर पढ़े जाते हैं। आगे है भूगोल का विकास कैसे हुआ। तो भूगोल क्या इसी तरीके की है, या इसका कहीं विकास हुआ है, कुछ बदलाव आए हैं, इसका थोड़ा सा हम यहाँ देखते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखना, जब मानव भूगोल के विकास की बात करते हैं तो आरंभिक उपनिवेश युग, अन्वेषण और विवरण यहाँ पर होता है। जब उपनिवेश बनने प्रारंभ हुए थे, ऐसे में साम्राज्यिक और व्यापारिक रुचियों ने नए क्षेत्रों में खोजों व अन्वेषणों को प्रोत्साहित किया था, और जब ये प्रोत्साहित हुए तो इनका विवरण भी दिया गया। उत्तर उपनिवेश युग, प्रादेशिक विश्लेषण, मतलब कि विभिन्न प्रदेशों में सभी पक्षों का विस्तृत अध्ययन किया गया, विस्तृत विवरण दिया गया। यह जब ज्ञात हुए विभिन्न क्षेत्र, तो उनके बारे में जानकारी भी प्राप्त की गई। अंतर्युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक, क्षेत्रीय विभेदन। क्षेत्रीय विभेदन क्या है, तो एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार भिन्न है, क्यों है, इस प्रकार को समझ को यहाँ पर देखा गया है। एक और है 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक तक। तो अब यहाँ पे स्थानिक संगठन हो जाता है। अब स्थानिक संगठन क्या है, तो जो मानव के साथ परिघटनाएं हो रही है, मानचित्र है, आदि को एक साथ बताया गया है, और कहीं न कहीं विभिन्न स्थानों पर मानव उसके साथ क्या परिघटना होती है उनका भी अध्ययन किया गया है। इसके बाद 1970 का दशक, मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय होता है, और इसके बाद में उत्तर आधुनिकतावाद हमारे सामने आता है। अब हम देखेंगे भौगोलिक विचारधारा कौन सी भौगोलिक विचारधारा है। मूलतः हम यहाँ पे जो भौगोलिक विचारधारा पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे प्राकृतिक निश्चयवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद जिसे भी कहते हैं, संभावनावाद, उसके अलावा नए निश्चयवाद, इसके अलावा मानवतावाद और कल्याण परक आता है, आमूलवादी आता है और व्यवहारवादी आता है। कुल ये संकल्पनाएं हैं, विचारधाराएं हैं जिनका अध्ययन हम यहाँ पर करते हैं। तो कुछ खास है। नियमितिवाद, मतलब कि निश्चयवाद नियमितिवाद में प्रकृति को या पर्यावरण को मानव से ऊपर बताया है, वह मानव को नियंत्रित करने में समर्थ है। ऐसे में डेटजेल, रीटर हम्बोल्ट और कुमारी एलन सैंपल जो है उन्होंने इनका पक्ष लिया है। वहीं एक और आता है संभावनावाद। प्रकृति का मानवीकरण होता है, मतलब कि प्रकृति अवसर प्रदान करती है, मानव उन अवसरों को लाभ उठाता है और अपने अनुसार प्रकृति को ढाल देता है। तो पहले प्रकृति मानव को डाल रही थी, इसलिए था पर्यावरणवाद, प्रकृतिवाद, नियमितिवाद, निश्चयवाद। लेकिन यहाँ पर मानव संभव कर रहा है, मानव डालने की सामर्थ्य रख रहा है प्रकृति को, इसलिए लुसियन, फेवेब्रे और विडाल डी लाब्लाश ने इसे संभववाद
के साथ जोड़ा है। वहीं एक और आता है जो इन दोनों के बीच की कड़ी है, नियतिवाद और नवनिश्चयवाद के बीच की, जिसका नाम है नवनियतिवाद, रुको और जाओ निश्चयवाद। इसको ग्रिफिथ टेलर ने दिया है और इस पे कहा जाता है कि कभी प्रकृति संतुलन तो मानव संतुलन, दोनों को संतुलन मिला के चलना पड़ता है, दोनों के लिए मधुर संबंध होना आवश्यक है। तो ये बात भी जरूरी है। यदि हम थोड़ा सा आगे देखें तो मानव भूगोल के जो क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं? मानव भूगोल किन किन क्षेत्रों के अंतर्गत आता है? तो सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल। ये कुछ क्षेत्र हैं, पर लेकिन इनके उपक्षेत्र भी हैं। जैसे सामाजिक भूगोल है तो समाज के क्या क्या पक्ष है जो भूगोल से जुड़े हुए हैं? व्यवहारवादी, समाज का कल्याण, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सकीय भूगोल, ये आते हैं। तो नगरीय भूगोल, इसके अलावा राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत निर्वाचन या चुनाव और सैन्य भूगोल आते हैं। जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल के अंतर्गत संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल आदि सभी को सम्मिलित किया जाता है। ये सभी वो बातें हैं जो हमें याद रखनी है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नियतिवाद एक बार फिर से सोच लो, समझ लो। पर्यावरणवाद जिसे कहते हैं, निश्चयवाद कहते हैं, प्रकृति तय करती है कि मानव का जीवन कैसा होगा। प्रकृति नियत करती है कि मानव का जीवन कैसा होगा, तो नियतिवाद है। मानव तय करता है कि प्रकृति को अपने अनुसार कैसे ढालना है और किस तरीके से जीवन उन्नत बनाना है, तो संभववाद होगा या संभावनावाद होगा। लेकिन यदि इन दोनों के बीच की बात करेंगे तो ऐसे में नवनिश्चयवाद आएगा, और जिसे नवनिश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं, जिसके ग्रिफिथ टेलर हैं। तो ये कुछ खास बातें थी, आप सभी ने सुना, इसके लिए धन्यवाद। और यदि कोई क्वायरीज है या कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इन नंबरों पर भेज सकते हैं। धन्यवाद।